ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और हमारे नाज़रीन। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारा खुसूसी प्रोग्राम कौमी नशरियाती राब्ते पर आप समाअत फरमा रहे हैं और देख रहे हैं मुज़ाकरा। आज का हमारा उन्वान है इंसदाद बदउनवानी का आलमी दिन या करप्शन के ख़ात्मे का आलमी दिन। सामने इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, इसकी अहमियत क्या है और इसके अलावा हम नौजवानों को इसमें कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। करप्शन एक बुराई है, बदउनवानी एक बुराई है और इसे बुराई समझना ये हम सब की जिम्मेदारी भी है और हमारी अव्वलीन तरजीह भी होनी चाहिए कि हम इसके खात्मे के लिए क्या क्या इकदाम कर सकते हैं। इसके खात्मे के लिए हमारे यहाँ जो इस वक्त मौजूद महकमे हैं और इदारे हैं वो क्या अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है दो अहम शख्सियात। और हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ़ फरमा है डायरेक्टर FIA जनाब समीउर रहमान ख़ान जामी साहब, आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और साथ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है सीनियर सहाफ़ी और मारूफ तज्ज़ियाकार जावेद नूर साहब। और सामने मैं हूँ आपका मेज़बान सुहेब बिन नूर और ये प्रोग्राम आप तक पहुँचा रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर इनाम सूबो। और सामने जैसे कि हम बात कर रहे हैं करप्शन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बल्ज, यंग बल्ज। इस दफ़ा जो इस साल का थीम रखा गया है वो यही है कि हम नौजवानों के साथ मिलकर बदउनवानी का खात्मा कैसे यकीनी बना सकते हैं, उन्हें कैसे खड़ा कर सकते हैं, कैसे उन्हें साथ लेके चला जा सकता है। तो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट थीम है, इस पे ही हम बात करेंगे। और पहला सवाल मेरा जामी साहब आपसे है, बताइएगा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक उस वर्ष पे है कि हमारे पास 65% ऑलमोस्ट यंग बल्ज है और ये आबादी होना एक नेमत भी हमारे लिए और डेफिनेटली इन्हें ही हमने आगे लेके चलना है, यही हमारा मुस्तकबिल संवारेंगे और मुस्तकबिल की भाग दौड़ है वो इन्हीं के हाथों में। आपके ख्याल में ये जो थीम है कितना जस्टिफाई कर रहा है और पाकिस्तान के लिए कितना नादिर मौका है कि हम इस थीम के मुताबिक अपने तमाम जो इकदाम है वो कर सकें? सबसे पहले तो आपका मदऊ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया कि आज का थीम ये है कि नौजवानों को कैसे मुत्तहिद किया जाए बदउनवानी के ख़िलाफ़, ताकि हमारा आइंदा का जो कल है, ये जो हम एक बेहतर कल को या एक बेहतर फलाही मुआशरे की तश्कील दी जा सके। इससे मेरी गुजारिश ये है कि देखिए, जैसे आपने ख़ुद कह दिया कि नौजवान तकरीबन 65% हैं इस मुसलमान अपना इस ममलकत में। जो नौजवान हैं उनको कहा जाता है कि ये हमारा कीमती सरमाया है। अगर ये सरमायाकारी दुरुस्त सिमत में हो जाए तो वो मुल्क, वो कौम, वो मुआशरा तरक्की ही करेगा। बेशक। अब नौजवानों का अगर देखा जाए तो नौजवानों को हमें कैसे आगाही दी जाए कि बदउनवानी क्या है, इसके मुज़र असरात क्या क्या हैं, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैं जो बुनियादी तौर पे तजर्बे से समझता हूँ कि आजकल का जो नौजवान या तालिब इल्म है उसमें वालिदैन भी हैं कसूरवार हैं, किसी हद तक तालीमी इदारे भी कसूरवार हैं। वालिदैन का भी ज़ोर इसी बात पे है और तालीमी इदारों का भी ज़ोर इसी बात पे है कि ये बच्चा अच्छे नंबर ले। सारा ज़ोर जो है वो आला नंबरों पे है। इसका मतलब है कि तालीम के अलावा हम तरबियत का जो पहलू है वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। हालांकि इन नौजवानों की अखलाकी और रूहानी तरबियत का भी बंदोबस्त होना चाहिए। यकीनन। सदाकत, दयानत, अमानत, इसके मफहूम से उनको मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि झूठ बोलना बुरी बात है, किसी की इमानत में ख़यानत करना गलत चीज़ है, किसी के साथ ज़्यादती करना, किसी का हक मारना, ये बुराई नहीं, गुनाह भी है। और इससे शायद आप कोई जुज़ वक्ती फ़ायदा तो हासिल कर ले, लेकिन ये बिल आखिर घाटे का ही सौदा है। हमारा बहैसियत मुसलमान और मेरा ख्याल है किसी भी हर मज़हब में इस बात पे यकीन है कि मकाफ़ात अमल के पहिए ने चलना है और बाज़ औक़ात ये बहुत तेज़ भी चल जाता है। तो हमें चाहिए कि हम नौजवानों को आगाह करें तमाम चीज़ों से, ताकि ये नौजवान कल वाकई हमारे लिए बेहतरीन सरमाया साबित हो सके। बदउनवानी क्या है आपके नज़दीक? ये मेरे भाई बैठे हैं, बदउनवानी की क्या तारीफ़ है? बदउनवानी की तारीफ़ यही है ना कि अपनी मामूली फ़ायदे के लिए जायज़ को नाजायज़ कर देना, बिल्कुल, नाजायज़ को जायज़ बना देना और अपने ही फ़ायदे के लिए जो वसाइल है उनका गलत इस्तेमाल कर देना। तो आप बताएं कि जिस मुआशरे में ये अयूब या कबाहतें रिवाज पजीर होंगी, वहाँ यकीनन इसका मतलब है कि कानून की अमलदारी नाकिस है। बेशक।
बिल्कुल। और जावेद साहब, आपकी भी इस पर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये बताइएगा, ये दिन को मनाने का मकसद और कितनी अहमियत का हामिल है, बेशक कौमी सतह पे हो या बैनुल-अक़वामी सतह पे हो? देखिए, पाकिस्तान एक तरक्की पज़ीर मुल्क है और हमारे पास वसाइल महदूद हैं, और जो वसाइल हैं अगर उनमें भी नक़ब लगा दिया जाए तो ज़ाहिर है कि फिर हमारे जो मंसूबे हैं वो अधूरे रह जाएँगे या कमतर मयार के होंगे, हुँ, या फिर हमें अपने वसाइल बहुत ज़्यादा जो है सिर्फ़ चंद शोबों पे ख़र्च करने पड़ेंगे। तो ये बहुत यानी दोहरा जुर्म है हमारी कौम के लिए, हमारे लोगों के लिए, और ऐसी कौम के लिए जहाँ पर ज़ाहिर है कि हम महदूद वसाइल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा इन्होंने कि जो बदउनवानी है वो एक ऐसा ज़हर है जो जिसकी हमारा दीन भी इजाज़त नहीं देता, हमारा कानून, हमारा मुआशरा, तो ये एक बहुत एक ज़हर है जो सारे माशरे को जो है ज़हर आलूद कर रहा है, और बहुत संगीन जुर्म है ज़ाहिर है कि हमारे जो वसाइल हैं उन पर नक़ब लगाना। और एक वक्त था कि हम अगर किसी के पास पैसा होता था तो हम ये देखते थे कि वो पैसा किस ज़राए से आया है, हुँ, और फिर किसी की शराफ़त का तयन, शराफ़त की कीमत थी। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ अक़दार में तब्दीली आई और हमारे मजमूई रवैयों में भी तब्दीली आई है, और अब हम ये देखते हैं कि पैसा हो, चाहे वो जैसा भी हो, और पहले क़नात पसंदी थी, अब ये चीज़ें आगे, अब क़नात जो है वो हम उससे आगे निकल गए, हमारी ज़रूरतें जो हैं वो बढ़ती चली गईं और ऐसी चीज़ों की जानिब बढ़ गए जो शायद हमारी ज़रूरत नहीं है। और नमूद व नुमाइश और लालच का अंसर जो है वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है, और हम ये चाहते हैं कि हम दूसरों से ज़्यादा अच्छा दिखें, हम महंगी चीज़ें रखें, हम नमूद व नुमाइश में पड़ जाएँ। और फिर ज़ाहिर है कि जहाँ आप करप्शन की बात करते हैं, इसमें जब आप दूसरों से मुकाबला करते हैं, हुँ, बजाय इसके कि अच्छाई में मुकाबला किया जाए, इल्म में मुकाबला किया जाए, नेकी में मुकाबला किया जाए, जब आप नमूद व नुमाइश में मुकाबला करते हैं कि उसके पास इस तरह का ड्रेस है और हम अगली किसी तकरीब में उससे अच्छा ड्रेस पहने ख़वातीन, और फिर उसके बाद उस घर जो है हमारा वो आलीशान होना चाहिए, हुँ, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो, ज़ेवरात होने चाहिए, हमारे पास आलीशान गाड़ी होनी चाहिए, और हम अब किसी बाहर के मुल्क में जाएँ और तस्वीरें बना के हम फिर उसे सोशल मीडिया की ऐप्स पे डालें, तो ज़ाहिर है इसके लिए ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत है। तो फिर हम, अगर हमारा मुतमईन नज़र जो है या हमारा टारगेट अगर ये होगा, तो ज़ाहिर है कि फिर करप्शन का रास्ता इख्तियार करेंगे, यकीनन। और फिर इससे जो है हमारे नुकसानात बढ़ते जाएँगे। एक चीज़ और भी है जी, कि जहाँ हम करप्शन का शिकार जो लोग होते हैं, वो हमेशा जो जिस तरह हम नैब की बात कर रहे थे, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ जो लोग करप्शन का शिकार हो जाते हैं या उन्हें लूट लिया जाता है, वहाँ लालच का अंसर भी है। हम रातों रात अमीर होना चाहते हैं और इस चक्कर में हम फँस कर और अपने यही वसाइल ज़ाया कर और देते हैं। यही सबसे बड़ी बुराई भी है। जी। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। जावेद साहब, ये बताइएगा कि एफ़आईए ख़ुसूसन जब भी हम देखते हैं बदउनवानी हो, कहीं पे कोई इस तरह का नासूर हो, तो हुकूमतें या इसके अलावा जो हमारा मुआशरा है, वो भी तलब करता है कि ऐसे इदारे या ऐसे महकमे बनाए जाएँ जो बाकायदा तौर पे तफ्तीश भी करें और बाकायदा तौर पे ऐसे कवानीन भी बनाएँ ताकि बदउनवानी का खात्मा हो सके। एफ़आईए इस सिलसिले में क्या इक़दामात कर रही है? देखिए, एफआईए एक बुनियादी तौर पे तो एक इंसदाद बदउनवानी का ही हुँ, इदारा है, क्योंकि दीगर शोबाजात भी इसके दायरा कार में आते हैं, जैसे ह्यूमन स्मगलिंग है, इमिग्रेशन है, हुँ, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, लेकिन ये सब चीज़ भी, ये सारे भी जो शोबाजात हैं वो बदउनवानी से कहीं ना कहीं जाके मुंसलिक हो मुंसलिक जाते हैं, हैं। बिल्कुल। ह्यूमन स्मगलिंग का भी ताल्लुक बदउनवानी से ही आ जाता है, हुँ, वो भी एक मुआशरे की बुराई ही है। और जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग, वो भी एक बुराई है और उसका ताल्लुक भी बदउनवानी के साथ ही आ हुँ, जाता है। देखिए, एफआईए कायम हुआ था 1974 में, एफआईए एक 1974। मैं बहुत ज़्यादा तफसील में हुँ, तो नहीं जा सकता, जो आपसे अगर मैं बात करूँ, अब 2-3 मैं आपको रीसेंट एग्जांपल्स बता देता हूँ। हुँ, पिछले साल, ज़रूर। अगर आपके इल्म में होगा, हुँ, कि एक बिजली चोरी की मुहिम चली थी कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हुँ, उसमें एफआईए पेश थी, और ये एफआईए को टास्क, हमारे जनाब जो मोहतरम है वज़ीर दाखिला साहब, उन्होंने ये टास्क दिया था कि बिजली की चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, बिजली चोरी की रोकथाम के लिए एफआईए फौरी तौर पर इकदाम करे। हुँ, यहाँ मैं बताता चलूँ कि तकरीबन 4 अरब रुपया इस ज़मन में इकट्ठा किया एफआईए ने, रिकवर किया सभी। तमाम ये जो बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ उनके साथ मिल के। सही। और मेरी ये जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जैसे आपको पता है हुँ, लेस्को, पेस्को, मैपको जितने भी डिस्क वगैरह हैं, इनके सीईओज वगैरह से ही मुलाकात, वो हमारे ममनून हैं। वो कहते हैं कि ये जो मुहिम एफआईए के ज़रिए चली, इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। वो कहते हैं अभी भी अगर हमें कहीं का पता चलता है बिजली चोरी का, तो हम उसे कहते हैं कि अभी जुर्माना अदा कर दो फ़ौरन, हुँ, हुँ, वरना हम ये केस एफआईए को दे देंगे। सही। ये मतलब फ़ायदा। इसी तरह एक और है बहुत अहम, कि
एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, जैसे महकमा औकाफ, मेरा ख्याल है महकमा औकाफ के नाम जी, से जी। ज़्यादातर लोग जानते हैं। महकमा औकाफ की बेहिसाब ज़मीन जो थी उसमें नाजायज़ काबज़ीन थे। अच्छा। ये सुप्रीम कोर्ट ने हमें अहकामात दिए कि ये इनकी ज़मीनों को वागुजार कराया गया। आपको सुन के खुशी होगी कि पिछले 3-4 सालों में FIA ने 6,335 एकड़ अराजी अच्छा। महकमा औकाफ की काबज़ीन से वागुजार कराई, सही। और इसकी मालियत 40 अरब रुपए बनती है। सही। यानी अच्छा। 40 अरब रुपए की बड़ी रिकवरी। ये कितनी बड़ी रिकवरी कि वो, ये उसकी मालियत है। अच्छा, इसके अलावा उनकी ज़मीनों पे कई लोगों ने दुकानें बना ली थी, घर तामीर कर लिए थे, तो FIA ने उस पे भी कि इन लोगों को भी किसी तरीके कार के मुताबिक किसी उसमें लाया जाए, प्रोसीजर में। अब जाहिर बात है, दुकानें अगर तोड़ें या मकानात को आप तोड़ें तो वो एक अमन व अमा का मसाइल, लेकिन इनको किसी न किसी उसमें तो लाया जाए। उस ज़िमन में भी FIA ने तकरीबन 982 मिलियन रुपए किराए की मद में रिसीव किए। सही। और इस साल की अगर हम बात करें सिर्फ इस साल में, तो इस साल में तकरीबन हमने कुछ 2700 इंक्वायरियाँ की हैं, अपना 790 केसेस दर्ज किए हैं, और 190 जो अफराद हैं जो बदनवानी में मुलव्वस थे उनको गिरफ्तार भी किया गया। तो ये कार्रवाइयाँ, ये एक मुसलसल अमल है। मैंने आपको एक 2-3 एग्जांपल्स दी हैं जो कि बड़ी हमारी मतलब जिसे कहना चाहिए एक अचीवमेंट है, वो आपको बता रहा। इसी तो ये बताइएगा जामी साहब कि इस्लाहात, बार बार बात होती है डिजिटाइजेशन की, ऑटोमेशन की, इस्लाहात मुतारिफ करवाई गई हैं FIA में और की जा रही हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, इस ज़माने में मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि चूँकि FIA, जैसा मैंने कहा, कि बुनियादी तौर पे एक इंसदाद बदनवानी का इदारा है, लेकिन सबसे पहली तो ज़रूरत ये है कि आया ये जो इदारा है इसके अपने मुलाजमीन तो बदनवानी में मुलव्वस नहीं है। बिल्कुल। उसका तदारुक करना तो सबसे पहले ज़रूरी है। बेशक। कि जो अपनी सफ़ों में काली भेड़ें मौजूद हैं उनको निकाला जाए। देखिए, FIA की मगर क्योंकि मैं अभी अगर आपको ज़्यादा शुमार दूंगा तो आप कहेंगे ये शायद बहुत कम आप नंबर बता रहे हैं, लेकिन FIA की कुल अफरादी कुव्वत जो है वो 6-6.5 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल है। सही। अच्छा, जब से ये मौजूदा DG साहब आए हैं, इनका खुसूसी फोकस रहा है कि किसी बदउनवान ऑफिसर हो, ऑफिशियल हो या कोई भी रुकन हो, FIA को उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत आला। इस साल के अंदर तकरीबन 52 के करीब यानी 52 मुलाजमीन को मेजर पेनल्टीज सुनाई गई, यानी कि संगीन सजाएं दी गई हैं, और इन सजाओं में मुलाजमत से बर्खास्तगी भी शामिल है। सही। मुलाजमत से बर्खास्तगी बहुत बड़ी सजा है, यानी एक अच्छा सबक दिया जाए। अच्छा सबक दिया। और फिर इनके खिलाफ ये तो महकमाना कार्रवाई है ना, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी आगाज किया गया, उनके खिलाफ केसेस भी दर्ज किए गए। और इसी तरह तकरीबन 70 से ऊपर अफराद हैं, 70-80 के करीब, जिनको माइनर पेनल्टीज, जिसे आप खफीफ सजाएं कह लें, वो सुनाई गई। अब आप इसमें कहेंगे कि जी खफीफ सजाएं तो ये तो नौकरी पे तो वो बहाल रहे उसका तो, लेकिन देखें इसमें एक चीज़ याद रखें कि जिसको भी माइनर पेनल्टी भी सुना देगी ना, उसका कैरियर तो दागदार हो गया। बिल्कुल। उसकी नौकरी वो सोचेगा, उसकी नौकरी पे तो दाग लग गया। अब हम में से जो भी आता है नौकरी पे, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, उसका ख्वाब होता है कि तरक्की करे, लेकिन जब आपकी नौकरी पे दाग लग जाए तो तरक्की के जीने बंद हो जाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इकदाम किया DG साहब ने, जिसकी वजह से अब आपको नज़र भी आ रहा होगा कि आप किसी भी मुलाजिम के ख़िलाफ़ अगर आपके शिकायत करना चाहते हैं, अव्वल तो हमारे 11 जोन्स मौजूद हैं, उनमें आप डायरेक्टर को कर सकते हैं या मुतलका जो सर्कल है उसके डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर को कर सकते हैं। या अगर आपके पास आने का टाइम नहीं है और आप अभी सोच रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं दरख्वास्त ये कहाँ पर दायर करूँ, तो हमारी ऑनलाइन सर्विस भी मौजूद है, 1991 या 1991 आसान अल्फाज में कह लीजिए, उस पर वो शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं, और उसे बाकायदा फिर उसकी रहनुमाई की जाएगी जब अपनी शिकायत कि भाई ये आपकी शिकायत जो है ना इस जोन या इस सर्कल से मुताल्लिका है, हमने आपकी भिजवा दिए, वहाँ पर जाए, आपकी शिकायत पे इंशाल्लाह कार्रवाई की जाएगी। सही। अच्छा, दूसरी बात आपने की ऑटोमेशन की या डिजिटलाइजेशन की। देखिए, शफाफियत के लिए जितना अहम किरदार टेक्नोलॉजी का है ना, उतना किसी का नहीं है।
क्योंकि जो मतलब जिसे कहें जी कि जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं या फील्ड, अब वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते। सही। जब आपने ये ऑटोमेशन ले है ना सिस्टम में, फिर कोई भी एहलकार कहीं भी बैठा कुछ कर रहा है, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। वो रिकॉर्ड हो जाएगा। और जो चीज़ रिकॉर्ड हो जाए वो वापस नहीं की हो सकती, ना हज़फ हो सकती है, उसके लिए मुश्किल ये हो जाती है। हमारा डीजी साहब का खुसूसी फोकस है, और हमारे वजीर दाखिला साहब का भी, कि जो हमारा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है इसको मजबूत बनाया जाए। और अब आपको सुन के खुशी होगी कि अब उसमें तमाम इंक्वायरियों का, तमाम मुकदमों का रिकॉर्ड आ चुका हुआ है। सही। और आइंदा से हमारा इंक्वायरी अफसर या तफ्तीशी अफसर मुकदमे में जो भी कार्रवाई करेगा वो उसमें भी अपलोड करेगा। सही। यहाँ तक कि आपको पता है कि बहुत से लोगों को FIA के नोटिस जाता है तो अगला आदमी घबरा जाता है कि यार ये मुझे नोटिस क्यों आ गया। और यकीनी बात है, मानता हूँ कि कुछ हम में भी खामियां हैं, कुछ गलत लोग मौजूद हैं जो बिला वजह शायद लोगों को तंग भी करते हो, लेकिन अब कोई भी कॉल नोटिस या जिसे आप परवाना तलबी कहें, वो CMS के बगैर जारी नहीं हो सकता। सही। वो अब CMS से जारी होगा। यानी कि आपने किसी इंक्वायरी में अगर किसी शख्स को बुलाते हैं तो वो उसका इंदराज होगा कि आपने इसको बुलाया है, और वो आपके ऊपर वाले भी देख रहे होंगे सही कि आपने इस इंक्वायरी में कितने लोगों को बुलाया और किस लिए। अब कोई हमारा तफ्तीशी अफसर या इंक्वायरी अफसर जो है वो मनमानी नहीं कर पाएगा। सही। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, और ये इस पे हमने काम शुरू नहीं कर दिया बल्कि काफ़ी हद तक कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेन चीज़ थी कि लोगों को बिला वजह ना बुलाया जाए। अब हमारा कोई नोटिस जो है वो CMS के बगैर नहीं जाएगा। CMS के बगैर नहीं जाएगा। बहुत अच्छा लगा सुन के। जावेद नूर साहब, आपके ख्याल में जैसे हम बात कर रहे हैं डिजिटाइजेशन की, अकाउंटेबिलिटी की, शफाफियत की, तो ये कितना ये ऐसा इकदाम है कि नई रिफॉर्म्स भी मुतारिफ करवाई जा रही हैं और नई टेक्नोलॉजी उसे भी शामिल किया जा रहा है? देखिए, बदउनवानी जो है, जहाँ हम जिक्र करते हैं, कई नौइयत की बदउनवानी है। यानी अपनी फ़राइज़ की अदायगी हमने अगर ना करें, जिसका हम मुआवजा ले रहे हैं, वो भी बदउनवानी है। और जहाँ हम करप्शन की ख़ास तौर पे ये बात कर रहे हैं कि माली करप्शन जहाँ पर हो, अब आप देखें कि वक्त गुजरने के साथ करप्शन की या बदउनवानी की नौइयत तब्दील होती जा रही है। बेशक। टेक्नोलॉजी जहाँ बढ़ रही है, और जहाँ AI का अब आप देखें ज़िक्र कि इसमें बहुत सारे पहलू ऐसे अब आगे मुस्तक़बिल में आ जाएंगे कि जहाँ पर हम सच और झूठ का फ़र्क करना हमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और कोई शख्स आप ही की आवाज़ में और आप ही की तस्वीर जो है आ रही होगी, और वो कोई रकम का मुतालबा होगा या कोई धमकी होगी या किसी भी नौइयत का फ़्रॉड होगा। तो इसके लिए अब जहाँ अब सर जो है ये कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी का, तो ये बड़ी चीज़ ज़रूरी है कि आप तभी जराइम को रोक सकते हैं जब आप जो मुजरिम है उससे एक कदम आगे रह के सोचें। तो ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। और यकीनन जब हम आगे रह के सोचेंगे, एक तो अपने ज़ायरे के फ़राइज़ की अदायगी है, दूसरी कौम की बहुत बड़ी खिदमत है, और ये नेकी का काम भी है कि ऐसे लोगों की हौसला शिकनी की जाए जो बदउनवानी का इर्तिकाब करते हैं और कौमी वसाइल में नक़ब लगाते हैं, और जब उन्हें सज़ा मिलती है तो फिर दूसरे लोगों की हौसला शिकनी है जो उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। ख़ास तौर पे हमारे नौजवान, जब वो देखते हैं कि चकाचौंध ज़ाहिर के नौजवानों को मुतासिर करती है। हर शख्स अच्छा मुस्तक़बिल जो है वो देखना चाहता है, लेकिन उसके लिए मेहनत का रास्ता है, उसके लिए ईमानदारी का रास्ता है। लेकिन अगर बदउनवानी का रास्ता या शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर वो रास्ता जो है वो जेल तक लेके जाता है, वो उससे उसकी आखिरत भी ख़राब होती है, और फिर उससे रुसवाई का सबब भी बनता है। ख़ानदान के लिए भी रुसवाई है, अपने लिए भी रुसवाई है, और ये ज़ाहिर है कि इसमें बेबरकती भी है। इस तरह का पैसा, जब 2 नंबर पैसा होगा तो उसका इस्तेमाल भी गलत होगा। तो ख़ास FIA का किरदार भी, NAB का किरदार, जो दीगर इदारे हैं, ये बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि अवाम-उन-नास को आगाही भी दी जाए, और हम और आप भी अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें कि जहाँ पर लाज़मी आपसे बात करना चाहूँगा कि बतौर मीडिया पर्सन हमारा क्या किरदार होना चाहिए इसमें। जामी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि FIA में भी शफाफियत आ रही है और नई नई टेक्नोलॉजी का भी इंडक्शन हो रहा है। अभी हमने रिसेंट कुछ इंसिडेंट देखे ऑफलोडिंग के हवाले से भी, तो उसमें जो मुतासरीन थे उनका ये कहना था कि जी हमसे सिर्फ कुछ तलबी की गई पैसों की, और इस वजह से हमें जानबूझ के निशाना बनाया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन जब FIA करती है ऐसे मामलात की तो क्या सामने आता है? देखिए, इसमें पहले तो मैं थोड़ी सी वजाहत देना चाहूँगा कि इस मामले में जो काफ़ी ज़्यादा जो शोर होगा किया गया, ये जो मीडिया हाइप क्रिएट की गई, उसके पीछे कुछ मज़मूम मकासद भी थे। सही, प्रोपेगेंडा ज़्यादा था। क्योंकि उसके FIA के इक़दामात की वजह से आप कह लीजिए कि जो एजेंट माफिया है उसके मफादात पे ज़द पड़ रही है। सही। मैं आपको इसकी वजाहत देता हूँ। देखिए, आपके इल्म में होगा कि यूनान के करीब और इटली के करीब कश्ती के तकरीबन 4 हादसात हुए। 2023 में एक हुआ, 2024 में 2 हुए और 2025 में एक हुआ।
इसमें सैकड़ों इंसानी जानों का ज़या हुआ। बेशक। देखिए, ये लोग जो अपनी जानों से गए, ये भी तो किसी की माँ का लाल थे, किसी के बाप का सहारा थे, किसी ख़ानदान के कफ़ील थे। देखिए, उन ख़ानदानों पे तो क़यामत जो टूटनी थी टूट गई। बेशक। लेकिन क्या आइंदा के लिए कोई हिफाजती इक़दामात या बंदोबस्त ना किया जाए कि ये सानेहात दोबारा ना हो? ये भी तो ज़रूरी है। ये भी तो पाकिस्तान के इदारों की ही जिम्मेदारी है। तो उस सिलसिले में एक हमारा है रिस्क एनालिसिस यूनिट, उसका क़याम अमल में लाया गया। सही। और रिस्क एनालिसिस यूनिट को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि ये आप देखिए कि जो मुसाफिर गए थे, ये जो लीबिया से गए थे और जो बेचारे फिर बाद में जहाँ बहक हो गए, ये गए कैसे थे और कहाँ से गए थे। जब ये सारा एनालिसिस किया गया तो ये बात सामने आई कि इनमें से कोई भी लीबिया नहीं गया था। अच्छा। ये दूसरी मुकामात पर गए थे और उन मुकामात का बिल्कुल दुरुस्त वीज़ा लेके गए थे। इनके सफरी दस्तावेज़ात बिल्कुल दुरुस्त थे। सही। मसलन मैं आपका भी आ रहा हूँ उस तरफ कि ये बिल्कुल दुरुस्त वीज़ा लेके गए थे। इनके सफरी दस्तावेज़ात में किसी किस्म की कोई खामी नहीं थी। और इंतहाई अफसोस का मुकाम है, मुझे मतलब कहते हुए भी शर्म आ रही है कि हमारी एजेंट माफिया ने उस ज़मन में उम्रा वीज़े का भी गलत इस्तेमाल किया। देखिए, मक्का और मदीना हमारे लिए एक इंतहाई मुक़द्दस मकामात हैं, वहाँ हम इबादत के लिए जाते हैं, लेकिन एजेंट माफिया ने उन मकामात को भी अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इसमें से कई लोग जो थे वो उम्रे पे गए थे और वो एजेंट्स वहाँ बैठे हुए थे। उन एजेंट्स ने उन्हें वहाँ बुलाया क्योंकि उन्हें पता था कि पाकिस्तान से डायरेक्ट लीबिया नहीं कोई जाने देगा। वो वहाँ गए, वहाँ से फिर उन्हें जो है वो लीबिया ले जाया गया। सही। देखिए, अब आप सोचिए कि आइंदा के लिए क्या फिर हम किसी की जो आंखों का नूर है वो ज़ाय हो जाए, किसी का सुहाग फिर उजड़े, कोई बच्चा बच्ची फिर यतीम हो जाए। बिल्कुल भी। तो उस बुनियाद पे फिर हमने जो था कुछ उम्र के हिसाब से कि उसमें ये भी देखा गया कि ये किन इलाकों के लोग हैं और उसमें उम्र मतलब क्या है, उस हिसाब से हमने प्रोफाइलिंग मुसाफिरों की शुरू की। अच्छा, ये प्रोफाइलिंग भी मैं ये वजाहत करता चलूँ कि हर मुसाफिर की नहीं हो रही, कि हर मुसाफिर को मतलब इस तरह देखा जा रहा है, हर मुसाफिर की नहीं हो रही। वो जो रिस्क एनालिसिस यूनिट ने हमारी रिपोर्ट दी उसके बुनियाद पे कुछ एक और चीज़ जी, लोग समझ रहे पता नहीं बहुत ऑफलोडिंग हो रही है। हर माह हमारे पास जो पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स हैं 9 या 10 लाख अफराद बैरून मुल्क जाते हैं पाकिस्तान। सही। 9 या 10 लाख। ये जो ऑफलोडिंग हो रही है ना, इसका तनासुब 0.5 या 6% है, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा। ये मैं आपको पूरे पाकिस्तान का तनासुब बता रहा हूँ और ये पूरे पाकिस्तान के अदाद शुमार मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। सही। तो एक तो ये पहलू था कि लोगों की जानों को बचाया जाए। ये हमारे लिए अहम है कि नहीं, ये भी तो रियासत पाकिस्तान की अपनी जिम्मेदारी है ना, यकीनन, कि जी लोगों की जानों का ज़िया ना हो, लोगों की कीमती जानों को बचाया। दूसरी चीज़ आपके इल्म में ही होगा कि कुछ बरादर हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने आप पे वीज़े की पाबंदियाँ लगा दी हैं। वो वीज़े की पाबंदियाँ उन्होंने किस लिए लगाई हैं कि ये लोग इन ममालिक में आके वीज़े का गलत इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं वजूहात की बिना पे कि ये वीज़ा कोई लेके आते हैं और काम कुछ कर रहे होते हैं। सही। सऊदी अरब जो हमारा बरादर इस्लामी मुल्क और जहाँ पर हमारे जिसे कहना चाहिए कि मेहनत कश तबके की अक्सरियत रहती है, उन्होंने शिकायत की कि जी आपके यहाँ से लोग उम्रे के या दीगर वीज़ों पे आके भीख मांगना शुरू कर देते हैं या दीगर गैर कानूनी कामों में मुलव्वस है। देखिए, हमारा जो जिसे कहना चाहिए कि बैरूनी तरसीलात ज़र है वो हमारी मुआशरत का बुनियादी सतून है, यकीनन। और हमारी काफ़ी लोग जो हैं बैरून मुल्क मुलाजमत कर रहे हैं। हमने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, ना कि बंद करवानी है। सही। तो इन सब चीज़ों को इक़दामात के कुछ हिफाजती इक़दामात किए गए, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा ये हर एक को नहीं हो रहा। बाज़ चीज़ें देखें वो आप भी, अगर मैं आपसे बयान करूं
कि कोई साहब हैं, उन्होंने 2019 में FA किया था। अच्छा, और वो FA भी उन्होंने शायद 3rd डिवीजन में किया था। मैं एक एग्जाम मिसाल दे रहा हूँ। ज़रूर। अब 2025 आ चुका है। 2025 में वो किसी मुल्क का नाम लेना मुनासिब नहीं है यहाँ पर, चूंकि हम बैठे बात करें, और वो मुल्क भी ऐसा है जहाँ पर कोई मेडिकल की तालीम को इतने आला दर्जे की नहीं है। अब वो 6-7 साल बाद FA किया, FSC भी नहीं की, अब वो मेडिकल की आला तालीम के लिए जा रहे हैं। सही। तो अब आपको शक गुजरेगा कि भाई इनके मकासद ये मेडिकल की तालीम नहीं है, ये उधर ही जाएंगे और उधर से फिर किसी किश्ती में बैठेंगे। यानी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी को ऑफलोड किया जा रहा है। ये प्रॉपर, मैंने आपको किया कि ये जो हमारा रिस्क एनालिसिस यूनिट बना, उसने ये सारी बातें बताई हमें। सही। और उसी बुनियाद पे कर रहे हैं। ठीक। एक और डिग्री है होटल मैनेजमेंट, उसका भी यही है कि पता नहीं मैट्रिक किया होगा वो होटल मैनेज, और मैंने आपसे कहा कि वो कोई तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ नहीं जा रहे हैं। सही। वो ऐसे ममालिक की तरफ जो खुद तरक्की पजीर हैं, जो खुद है उधर जा रहे हैं, उधर से फिर उन्होंने वही रास्ता इख्तियार करना है। सही। जावेद नूर साहब, ये बताइएगा कि मीडिया के ज़रिए हम किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, ख़ास तौर पे लोगों को हम ये बताने के लिए कि ये गलत इकदाम है, ये आप ना करें। और जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे हैं रिस्क एनालिसिस के हवाले से, तो इस रिस्क पे क्या कहेंगे? एक कमेंट आपका। कि अवामुन नास की शिरकत के बगैर करप्शन हो, या जिस तरह के अभी बात हुई कि बैरून मुल्क गैर कानूनी तरीके से जा रहे हैं तो ये बदनामी का सबब भी बनते हैं, अपने ख़ानदान के लिए सोगवारी का सबब भी बनते हैं, ज़ाहिर है कि। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए अवामुन नास की शिरकत ज़रूरी है, और जहाँ मीडिया का किरदार है बहुत अहमियत का हामिल है। हम लोगों में शऊर उजागर करते हैं, अच्छे बुरे का फ़र्क बताया जाए, और जो गलत तासुर है मुख्तलिफ़ मामलात के बारे में उसे भी उजागर किया जाए, और ये बताया जाए कि बैरून मुल्क जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए काबिलियत पैदा करें और कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाया जाए। या कोई भी अगर आप किसी जगह पहुंचना चाहते हैं तो शॉर्टकट नहीं है उसके लिए मेहनत है, उसके लिए मुशक्क़त है, कोशिश है, जैसे सारी दुनिया में होता है, और उसी के ज़रिए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मीडिया का बड़ा अहम किरदार है। एक तो ये कि करप्शन बुरी चीज़ है, इसे उजागर करने में, फिर करप्शन को रोका कैसे जाए, और आम आदमी अपना किरदार कैसे अदा कर सकता है और अपने ऊपर कैसे निफाज कर सकता है। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और सामने काम कौमी नशरियाती राब्ते पर आप समाअत फरमा रहे थे और देख रहे थे हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम मुज़ाकरा, और जिसका उन्वान था बदउनवानी के खात्मे का आलमी दिन। और आज हमने बात की डायरेक्टर FIA समीउर रहमान खान जामी साहब से और सीनियर सहाफ़ी जावेद नूर साहब से, और मकसद सिर्फ यह था कि हम किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट करें और किस तरह से बताएं बदउनवानी क्या है और इसका खात्मा कैसे मुमकिन है। और ये प्रोग्राम आप समाअत फरमा रहे थे और देख रहे थे कौमी नशरियाती राब्ते पर रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद स्टूडियो से। मैं था आपका मेज़बान सुहेब बिन नूर, प्रोड्यूसर थे मोहम्मद इनाम सुमरो, और पेशकश थी रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।